नमस्कार दोस्तों, 12 अप्रैल 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर एनालिसिस यूपी, पीसीएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और बाकी जितने भी प्रकार के एग्जाम है, ईपीएफओ, उन सब में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे ज़रूर मैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 वाइज सिलेबस बताता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ और एनालिसिस किसी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, सबके पर्सपेक्टिव से। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है। 3 पार्टीज का नेशनल पार्टीज का स्टेटस छीन लिया गया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का और तृणमूल कांग्रेस का। इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी 5.9% बढ़ेगी 2023-24 में। वर्ल्ड बैंक से भी नीचे गिरा दिया है हमारे जीडीपी ग्रोथ स्टेटस को आईएमएफ ने। इस पर्टिकुलर फैक्ट को देखेंगे। फिर आपका 2024-25 में कितना बढ़ेगी, इसकी भी बात की गई। मेघालय की एक केव से, सीजू नाम की केव से एक नया फ्रॉग मिला है। इसका नाम उसी मेघालय की केव के नाम पे रखा गया है, इसको देखेंगे। भारत सरकार एडवेंचर टूरिज्म के मामले में अलग अलग राज्यों की एक रैंकिंग निकाल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जो नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल मॉनसून सेशन में लाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पब्लिक कमेंट्स इसके ऊपर देने थे, वो पब्लिक कमेंट्स आ गए हैं, सरकार उनको पेरूज कर रही है। जल्दी से जल्दी इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को सामने रखा जाएगा। उसके बाद एडिटोरियल्स में पंजाब की इंसर्जेंसी को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। फिर इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन, ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो न्यूज़ चैनल ऑपरेट करते हैं, वो न्यूज़ चैनल अपनी लाइव ट्विटर फीड चलाते हैं। उन लाइव ट्विटर फीड में यूजर्स इन न्यूज़ चैनल के साथ इंगेज करते हैं। एक पर्टिकुलर इंग्लिश न्यूज़ चैनल ने जब अपने यूजर्स के साथ इंगेज किया तो वहां पे क्या क्या फिनोमिना, क्या क्या पैटर्न्स देखने को मिले, इसके बारे में बात करेंगे। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से यूक्रेन रशिया वॉर को इंडिया के रिस्पेक्ट में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ऑथर, और बोल रहा है कि इंडिया को एक्चुअली में रशिया का रियल चेहरा देखना चाहिए। नो डाउट इंडिया रशिया के रिश्ते अच्छे हैं और इंडिया यूक्रेन के रिश्ते पास्ट में उतने अच्छे नहीं रहे हैं, बट हम इनको सुधार सकते हैं कि यूक्रेन के ऑफिशियली पर्टिकुलर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर यही जो आम तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नेशनल पार्टी स्टेटस छीना गया है, और ओवरऑल तृणमूल का, एनसीपी का और सीपीआई का नेशनल पार्टी स्टेटस छीना गया है और आपको नेशनल पार्टी स्टेटस मिला है, इसको लेके एक आर्टिकल है यहाँ पे। डिटेंशन पावर्स के मिसयूज को यहाँ पे लेके एक आर्टिकल है। तो कुल मिला के 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, एक क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया है यूपीएससी प्रीलिम्स का। इसमें आपको एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 23 फुल लेंथ टेस्ट, बहुत सारे एनसीईआरटी के टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ 35 से 40 घंटे की, या फिर हो सकता है थोड़े ज़्यादा की, मैं वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगा आपके लिए। तो ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है ओवरऑल मेरी ऐप में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ्री सैंपल्स भी अवेलेबल हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डेमेनियर। डेमेनियर मतलब आउटवर्ड बिहेवियर ऑफ और बियरिंग। हो सकता है मैं यहाँ पे प्रोनाउंस गलत तरीके से कर रहा हूँ, बट अभी शब्द को और उसके मतलब को समझ लीजिए। डेमेनियर मतलब आप बाहर से कैसे नजर आते हो, किस प्रकार का बिहेवियर है आपका बाहर से, ठीक है ना। बैड डेमेनियर है मतलब खराब बिहेवियर है। अच्छा डेमेनियर है, डिसेंट मॉरल डेमेनियर है मतलब आप अच्छे से सबसे बात करते हो। समझ गए। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, न्यू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन। केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि ये जो नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है, ये तैयार है। ऑनलाइन स्पेस में इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, और पार्लियामेंट अगर इसको पास कर देता है तो अभी के लिए जो नियम कानून एक्टिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन रूल्स, जो कि 2011 में नोटिफाई हुए थे, इसको रिप्लेस करेगा ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये जो 2011 के नियम है, इनको आईटी रूल्स 2021 से कंपेयर मत कर लेना, ध्यान से पढ़ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा एंड इंफॉर्मेशन रूल 2011, इसको रिप्लेस करेगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। पिछले साल में हम 4 साल से बिल पास नहीं कर पा रहे हैं। एक बिल आया, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पास चला गया, ज्वाइंट कमेटी ने उसके ऊपर सालों डिस्कशन किया, फिर रिपोर्ट दी, सरकार ने बिल विड्रॉ कर लिया, फिर नया बिल 2022 में आया। अब देखते हैं फाइनली ये पास होता है कि नहीं होता। ठीक है। जनवरी में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया और बोला कि देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट बिल रिलीज किया है, उसके ऊपर हमने पब्लिक से और बाकी स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे हैं।
कमेंट्स आ चुके हैं और ओवरऑल उन कमेंट, देखिए कमेंट के आने की लास्ट डेट थी 2 जनवरी 2023। उसके बाद से जितने भी कमेंट्स आए उनको कोलैट किया जा रहा है, फीडबैक और सजेशंस को एनालाइज किया जा रहा है और उसके बिहाफ पे ड्राफ्ट बिल को इंप्रूव करके फाइनल अप्रूवल के लिए प्रपोज किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। पर्पस क्या है इस 2022 के बिल का? टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा इन अ मैनर दैट रिकॉग्नाइजेस बोथ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा एंड नीड टू प्रोसेस पर्सनल डाटा फॉर लॉफुल पर्पसेस। तो पर्सनल डाटा को लॉफुल पर्पसेस के लिए प्रोसेस करो और साथ साथ इंडिविजुअल्स की पर्सनल डाटा का जो राइट है उसको यहां पे इंश्योर करो। ये जो डाटा है नए बिल में, इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, ओपिनियंस और इंस्ट्रक्शंस इन अ मैनर सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और बाय ऑटोमेटेड मींस। ठीक है भाई, तो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल में डाटा फिड्यूशरी, डाटा प्रिंसिपल और डाटा प्रोसेसर, इन 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डाटा फिड्यूशरी क्या होता है? डाटा फिड्यूशरी वो पर्सन्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पर्सनल डाटा को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं। कभी कभी इनको डाटा प्रोसेसर भी बोला जाता है। डाटा प्रोसेसर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डाटा फिड्यूशरी के बिहाफ पे डाटा को प्रोसेस करता है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है डाटा प्रिंसिपल। चूंकि डाटा प्रिंसिपल वो इंडिविजुअल है जिसका डाटा यहां पे प्रोसेस किया जा रहा है। मैं हो गया, आपके जैसे लोग हो गए, हम आम लोग जिनका डाटा यहां पे कलेक्ट किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा फॉर एनी पर्पस। ठीक है ना? तो हम डाटा प्रिंसिपल्स हैं। डाटा फिड्यूशरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बिहाफ पे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां पे अब ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिए गए? देखिए, व्हाट्सएप को लेके केस चल रहा है। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अमेंड किया और व्हाट्सएप ने यह बोला कि हम अपने डाटा को शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। सीन क्या था कि व्हाट्सएप में मोनेटाइजेशन का तो देखो भाई कोई हिसाब है नहीं। हम जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो पूरा फ्री है, उसमें कोई ऐड वगैरह नहीं चलता। लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर्स में पैसा तो देना पड़ता है ना, वहां पे तो लोगों को हायर करना पड़ता है ना। ये जो सर्विस हमें फ्री व्हाट्सएप की मिल रही है, इसके पीछे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो उस पैसे को कैपिटलाइज करने के लिए जो फेसबुक इंक है, जो मेटा इंक है, उसने डिसाइड किया कि भाई चलो व्हाट्सएप का डाटा ही फेसबुक के साथ शेयर कर देते, कम से कम उसको ही मोनेटाइज कर लेंगे। तो इस बात को लेके काफी बवाल बच गया। व्हाट्सएप ने जो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली, व्हाट्सएप ने बोला कि अगर यूजर्स ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को अध्ययन नहीं किया तो वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। उस समय पे व्हाट्सएप के खिलाफ रिवल्शन बहुत हो गया था, लोग सिग्नल और टेलीग्राम डाउनलोड करना शुरू कर दिया था। बाद में व्हाट्सएप ने ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट से बोला, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने व्हाट्सएप को डायरेक्ट किया कि भाई आप ओवरऑल जबरदस्ती नहीं करेंगे लोगों के ऊपर अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी बनवाने के लिए, और ये बात आप खुद एक्सेप्ट करेंगे 5 नेशनल न्यूज़पेपर्स में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को छाप के। व्हाट्सएप ने बोला ठीक है माई बाप, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। समझ गए? देखिए व्हाट्सएप ने अपने लेटर में क्या बोला, इट वुड नॉट लिमिट द फंक्शनैलिटी ऑफ हाउ व्हाट्सएप वर्क इन कमिंग वीक्स एज दे प्रीवियसली प्लान्ड। वी विल कंटिन्यू टू डिस्प्ले अवर अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू पीपल हु हैव नॉट येट एक्सेप्टेड। इन एडिशन वी विल डिस्प्ले द अपडेट whenever a user chooses relevant option features. We hope this approach reinforces the choices that people have in now use WhatsApp. We will maintain this approach till the forthcoming data protection bill comes into existence. क्या है दोस्तों, जब आप WhatsApp यूज करते हो ना, तो ओवरऑल अगर आपके पास समय समय पे अपडेट के मैसेज आ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो डिफॉल्ट मोड में ये आप समझ लो कि आपने व्हाट्सएप को परमिशन दे दी है कि वो आपके डाटा को फेसबुक के साथ और अपने बाकी पेड मोनेटाइज प्लेटफॉर्म के साथ शेयर कर सके, ताकि इस डाटा के रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग अपने ऐड चलाएंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर प्राइवेसी पॉलिसी को एसेंट नहीं दिया व्हाट्सएप की, उनके सामने समय समय पे व्हाट्सएप अपडेट करने पे या किसी नई ऐप को इंस्टॉल करने के समय पे एक पॉपअप आता रहता है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने व्हाट्सएप के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगा रखा है कि आप लोगों को इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने पे फोर्स नहीं करोगे। व्हाट्सएप ने बोला ठीक है साहब, हम फोर्स नहीं करेंगे, समय समय पे अपडेट का नोटिफिकेशन दिखाते रहेंगे ताकि लोग अपनी मर्जी से मान जाए। समझ गए? नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल पार्टीज। आप गेट्स नेशनल पार्टी स्टेटस, तृणमूल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीव इट, सीपीआई कभी खो गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की लिस्ट को अमेंड किया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसको नेशनल पार्टी स्टेटस दिया गया है। और वेटरन पॉलिटिशियन शरद पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अपना नेशनल पार्टी का स्टेटस खो चुकी हैं। आपको स्टेटस यहां पे कौन से बिहाफ पे दिया गया है, इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी 3 पार्टी का स्टेटस नेशनल पार्टी का क्यों चला गया। देखिए, अगर आप देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात के इलेक्शंस हुए और वहां पे आम आदमी पार्टी को टोटल वोट का 12.92% मिला।
इसके साथ साथ अगर आप देखो तो दिल्ली, गोवा और पंजाब में ऑलरेडी स्टेट पार्टी का दर्जा है आम आदमी पार्टी के पास। 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी के पास स्टेट पार्टी का दर्जा है और ये रिक्वायरमेंट होती है नेशनल पार्टी बनने की। अगर आपको नेशनल स्टेटस मिल गया एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो आप पूरे देश में एक कॉमन पार्टी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स में आपको फ्री टाइम मिलेगा और दिल्ली में एक ऑफिस स्पेस मिलेगा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो भैया इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी तब रिकॉग्नाइज की जाती है जब 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो। उसमें तीसरा क्राइटेरिया ये है कि वो जो स्टेट पार्टी है वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी डिक्लेयर्ड हो। तो भैया आम आदमी पार्टी कौन कौन से 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी डिक्लेयर्ड है? दिल्ली पे तो राज कर ही रहे हैं, पंजाब पे भी पूर्ण बहुमत है, गोवा में भी उन्होंने 6% ज्यादा वोट जीते हैं और 12.92% वोट जीते हैं गुजरात में। तो गुजरात में भी स्टेट पार्टी हो गई तो नेशनल पार्टी बन गई, जो कि 4 अलग अलग स्टेट्स में स्टेट पार्टी। उसके अलावा पहला कंडीशन क्या है कि भैया 4 से ज्यादा स्टेट्स के लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में 6% वोट केटर किए हो किसी पर्टिकुलर पार्टी में और उसके साथ साथ लोकसभा में उस पर्टिकुलर पार्टी के 4 मेंबर्स हो तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। दूसरा, टोटल लोकसभा जो सीट्स हैं उसके जो कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल 3 स्टेट से कम 2% हो। मतलब लोकसभा की जितनी भी टोटल मेंबरशिप है उस टोटल मेंबरशिप का कम से कम 2% एक पॉलिटिकल पार्टी का हो और ये 3 अलग अलग राज्यों से आया हो तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। तो तीसरा क्राइटेरिया 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी डिक्लेयर्ड, इसके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी यहां पे नेशनल पार्टी बन गई। इस समय पे ओवरऑल इंडिया में 6 पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टी। इससे पहले कौन कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर सीपीआई, मार्क्सिस्ट, एनसीपी और नेशनल पीपल्स पार्टी। अभी सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी नहीं रही हैं, इसमें आम आदमी पार्टी जोड़ दो तो टोटल 6 पार्टी से 8 में से 3 गई, बची 5 और एक आम आदमी जोड़ दिया तो हो गई 6 पार्टीज इस समय पे नेशनल पार्टी का स्टेटस है उनके पास। ठीक है भाई, ओवरऑल एक स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है? तो भैया उस राज्य के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स आपको मिले हो और 2 असेंबली सीट्स आपने जीती हो, फिर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट पोल्ड एंड हैज एटलीस्ट 1 MP इन लोकसभा। अगर आपके 2 सीट्स नहीं असेंबली इलेक्शन में, उसके बाद असेंबली इलेक्शन में 6% वोट आपने जीते और 1 MP की सीट है लोकसभा में तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाओगे। उसके बाद कम से कम 3% या फिर 3 MLAs, जो भी ज्यादा है असेंबली की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 3% या 3 MLAs भी अगर आपके मेंबर हैं जो ज्यादा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 लोग हैं तो 200 का 3% कितना हो गया? 6। तो बेसिकली कम से कम 6 MLAs हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। फिर हर 25 सीट्स जो कि लोकसभा को एलोकेट की गई एक स्टेट में, उसके 25 पे एक बंदा अगर लोकसभा मेंबर है किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो वो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। और उस पर्टिकुलर स्टेट से लोकसभा के जो भी पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें 8% से ज्यादा वैलिड वोट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो भी वो डिफॉल्ट मोड में स्टेट पार्टी मानी जाएगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आज एक एडिटोरियल आर्टिकल भी है और एडिटोरियल में ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा है। एक्चुअली में तारीफें बखान रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, इस समय पे 6 हैं। रिपीट विक्ट्रीज मिली आम आदमी पार्टी को। दिल्ली जीता, फिर उन्होंने पंजाब जीता, गुजरात, गोवा में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं इस परफॉर्मेंस की वजह ये थी कि जो कांग्रेस का वोट शेयर था वो गिर रहा था, लेकिन अभी भी आपने जो भी बेहतरीन चीजें की उसके बावजूद कुछ चैलेंजेस। बेहतरीन चीजों में जो म्यूनिसिपैलिटी का वर्क है दिल्ली के अंदर वो आपने बहुत बढ़िया किया है, बट आपकी कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, इनकी प्रॉपर डिवाइस्ड फॉरेन पॉलिसी है। आम आदमी पार्टी अभी इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती है। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे कोई एक फिक्स्ड एजेंडा आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी ने यहां सामने पुटअप नहीं करी है। तो इस कंटेक्स्ट में लॉन्गर टर्म में आम आदमी पार्टी को अगर बीजेपी को टक्कर देने का प्लान बनाना है तो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी इनको यहां पे रिलीज करना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस मेजॉरली वेस्ट बंगाल में इन्फ्लुएंस में है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंस में, वो भी पूरी तरीके से नहीं है। इन्होंने मेघालय, नागालैंड में कुछ सीटें जीती हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत गिरी है। तृणमूल और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्यों बनी थी? क्योंकि इनके लीडर्स कांग्रेस की हाई कमांड से खुश नहीं थे। एक समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। तो ये 1-2 पॉइंट्स बताए गए, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे देखिए है नहीं। वापस आ जाते हैं अपनी न्यूज़ेस के ऊपर। अगली न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे, इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9% दिस फिस्कल, IMF। ये पेपर थे इंडियन इकोनॉमी।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 5.9% से बढ़ेगी करंट फिस्कल ईयर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में। पहले का जो आप कह लो एस्टिमेट था 6.1% का, उसका 0.2% कम है। जनवरी में 6.1% का इन्होंने ग्रोथ एस्टिमेट दिया था, अभी दे रहे हैं 5.9% का। फिर आईएमएफ ये कह रहा है कि 2024-25 में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी 6.3%, जो कि पिछली फोरकास्ट है 0.5% यहां पे कम है। जो आईएमएफ वो इंडिया के ऊपर एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दे रहा है। ठीक है, ग्रोथ आउटपुट, ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ की बात करिए तो 2023 में जो ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2.8% और 2024 में बढ़ेगी लगभग 3%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी बोल रहा है कि पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल स्लोडाउन आया था और रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन आया था, वो कहीं ना कहीं रिकवर हो रहा है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर गॉरेंचास का बोलना है कि चाइना की इकोनॉमी रीओपन हो गई है, धीरे धीरे रिबाउंड कर रही है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हट रहे हैं। ओवरऑल जंग की वजह से फूड और एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जो इंपैक्ट आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। जो सीरियस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रति रिस्क थे ना, वो रिस्क भी हल्के हल्के कम हो रहे हैं। आज की डेट में कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बहुत ज्यादा महंगाई, फाइनेंशियल सेक्टर में टर्मोइल, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद हम पूरी दुनिया में और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में कर सकते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो तो इस साल यूनाइटेड स्टेट्स 1.6% की स्पीड पे बढ़ेगा, अगले साल 1.1% पे। यूरोपियन यूनियन एरिया की बात करिए तो इस साल यूरोपियन यूनियन 0.8% पे बढ़ेगा, अगले साल 1.4% पे। चाइना की बात करिए, चाइना इस कैलेंडर ईयर में 5.2% पे बढ़ेगा और अगले साल 4.5%। चाइना की ग्रोथ बहुत मैटर करती है दोस्तों, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया से 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइना। तो ऑब्वियस ही बात है, 3 गुना से ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है चाइना का 5% का ग्रोथ मैटर करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा है ये। ओके, नो डाउट इन्फ्लेशन के चलते फूड और एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए थे, वो हल्के हल्के स्टेबलाइज हो रहे हैं। इनको स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने बेंचमार्क पॉलिसी लेंडिंग रेट्स भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लिक्विडिटी को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक लिमिट से ज्यादा कम भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेसेस को कंटेन कर लिया गया, तो आईएमएफ ये प्रोजेक्ट करता है कि 5 साल बाद ग्लोबल ग्रोथ 3% प्रति एनम पे तो मेंटेन्ड हो ही जाएगा। तो ये सब एस्टिमेट्स है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए एस्टिमेट्स रियल टाइम में बदलते हैं। आईएमएफ की बात की जाए तो 1944 में इसको ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद स्टैब्लिश किया गया था। 44 फाउंडिंग मेंबर्स थे जब आईएमएफ बनाया गया था। आज की डेट में आईएमएफ की मेंबरशिप 190 कंट्रीज की है, 150 नेशन से इसका स्टाफ आता है। ओवरऑल आईएमएफ को गवर्न किया जाता है और आईएमएफ का जो बोर्ड है इट इज अकाउंटेबल टू 190 कंट्रीज। आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? जो 190 कंट्रीज ने आईएमएफ ज्वाइन किया है वो एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करते हैं आईएमएफ को। हर आईएमएफ के मेंबर को एक कोटा असाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलेटिव पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। जब भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है ये सारी कंट्रीज आईएमएफ के पास जाएंगी। आईएमएफ डेवलपमेंटल लोन्स नहीं देता है, आपको सड़क बनवानी है, स्कूल बनवाना है, इसके लिए लोन नहीं देता है। बट अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिली हुई है, आपके यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तब जरूर आप आईएमएफ की तरफ से पैसा पा सकते हो। लेकिन उस पैसे को पाने के लिए आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जैसे श्रीलंका ने किए। पाकिस्तान 12 बार पैसा ले चुका है, रिफॉर्म एको बार नहीं कर रहा, तो इस बार आईएमएफ ने पैसे देने से मना कर दिया। सऊदी अरेबिया के पास दौड़ा दौड़ा गया पाकिस्तान, उसने भी पैसा देने से मना कर दिया। समझ गया? आगे चलते हैं। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी। इंडियाज न्यूएस्ट नेम्ड फ्रॉग इज अ डार्क केव ड्वेलर इन मेघालय। तो इंडिया में एक नई स्पेशीज मिली है फ्रॉग की, इसको डार्क केव ड्वेलर भी बोल सकते हो, मतलब डार्क केव्स में पाया जाता है। ये बेसिकली फ्रॉग है रेनिडे फैमिली का और एक जेनस है एमेलॉप्स, इसको बिलोंग करता है। इसको नाम दिया गया है एमेलॉप्स सिजू। क्यों? क्योंकि मेघालय के अंदर जो सिजू केव सिस्टम है उसके अंदर ये पर्टिकुलर फ्रॉग स्पेशीज पाई गई है। जो साइंटिस्ट थे शिलोंग और पुणे यूनिट्स के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्पेशीज के ऊपर शोध किए। 4 स्पेसिमेंस इसके इकट्ठे किए गए, 2 स्पेसिमेन फीमेल के थे और केव के डार्क जोन में ये पर्टिकुलर फ्रॉग्स पाए गए। अगर आप देखो तो केव ड्वेलिंग जो स्पेशीज है फ्रॉग की, पहली इंडिया के अंदर पाई गई थी 9 साल पहले तमिलनाडु में, जिसको नाम दिया गया था मिक्रीजेलस स्पेलुंका, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में पाई गई है मेघालय के सिजू केव सिस्टम में, जिसको नाम दिया गया है एमेलॉप्स सिजू। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में या किसी और वन लाइनर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओवरऑल इस प्रकार के जो केव ड्वेलर फ्रॉग्स हैं
वो सबटेरेनियन वर्ल्ड ऑफ केव्स में रहते हैं, क्योंकि केव्स में ठीक ठाक ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर जो केव इकोसिस्टम का होता है वो इन फ्रॉग्स के फलने फूलने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। तो ये आप कह लो कि केव के अंदर से फ्रॉग का मिलना थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं, आश्चर्यचकित ये है कि बिल्कुल ही एक नई स्पेशीज मिल गई हमें इस फ्रॉग की। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आपने पता कैसे किया कि ये नई स्पेशीज है? ये जो यहाँ पे जूलॉजिस्ट थे उन्होंने पता कैसे किया? पहले का फ्रॉग हो सकता हो। तो क्या होता है कि जो फ्रॉग्स पाए जाते हैं इनके टिश्यू सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर इन टिश्यू सैंपल्स के ऊपर मॉलिक्यूलर स्टडीज कंडक्ट की जाती है और उसके बेसिस पे इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी पता की जाती है। और इस नए फ्रॉग की एमेलोपस सुजी का जो मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी मिली है वो किसी भी नोन फ्रॉग से अलग है, इसलिए इसको बिल्कुल ही नई स्पेशी यहां पे माना जा रहा है। सिजू नाम की जो केव है ये 4 किलोमीटर लंबी नेचुरल केव है मेघालय साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखिएगा, इंडिया के अंदर सिजू नाम की केव मेघालय की साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये भी ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पर्टिकुलर केव में 400 मीटर एंट्रेंस तक फ्रॉग पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, ये सबको पता है। 1992 से अब तक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस सिजू केव के अंदर बायो स्पीलियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन कर रहा है। बहुत सी स्पेशीज यहां पे नई मिली हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी मिल सकती हैं। समझ गए भाई? ये जो डिस्कवरी की है ये 4 जूलॉजिस्ट ने यहां पे मिलकर की है, मिस्टर सैकिया, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर दिनेश और मिस शबनम। ओवरऑल पहले भी कैस्केड फ्रॉग्स की बहुत सी स्पेशीज पाई गई हैं। इससे पहले जो 3 स्पेशीज पाई गई थी, एक थी एमेलॉक्स चाणक्य, एक थी एमेलॉक्स टेरियोर्किस और एक थी एमेलॉक्स तवांग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से ऐसी और भी एमेलॉक्स जेनस के फ्रॉग मिल चुके हैं जिनके नाम है। चौथा ये मिला है एमेलोपस सुजी। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 3 टूरिज्म, गवर्नमेंट टू लॉन्च रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन एडवेंचर टूरिज्म जीएस पेपर 3। तो सरकार जल्दी ही कंट्री वाइड रैंकिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की निकालेगी एडवेंचर टूरिज्म को लेके। बेसिकली इंडिया के अंदर एडवेंचर टूरिज्म एक नेसेंट स्ट्रक्चर है, एक शुरू हो रहा है सेक्टर है जिसको डेवलप करने की जरूरत है। ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग निकाली जाएंगी ना एडवेंचर टूरिज्म को लेके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज, इन सारे पैरामीटर्स को पेरियूज करके निकाली जाएंगी। एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट यहां पे रिलीज किया गया है डिटेलिंग द गाइडलाइंस फॉर द रैंकिंग। ये जो गाइडलाइंस हैं एडवेंचर टूरिज्म के रिलेटेड, इनको कंसेप्चुलाइज किया गया है IITTM द्वारा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर। इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट कर दिया गया है। अगर आप देखो तो इन रैंकिंग्स का ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिवनेस को फॉस्टर करना और स्टेट्स को इनकरेज करना टू प्रोएक्टिवली वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, कुछ राज्य की सरकारों ने अपने व्यूज यहां पे भेजे हैं, बाकियों के व्यूज अवेटेड हैं। अगर आप देखो तो नेशनल बोर्ड ऑन एडवेंचर टूरिज्म की यहां पे मीटिंग हुई, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ। ये जो पर्टिकुलर नेशनल बोर्ड ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है वो टूरिज्म की सेक्रेटरी के अंदर आता है। जो नया ड्राफ्ट यहां पे रखा गया, ड्राफ्ट मतलब ये जो गाइडलाइंस आई हैं आपकी, जो IITM द्वारा मतलब IITTM द्वारा पेरियूज की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में जो गाइडलाइंस निकाली हैं फॉर द रैंकिंग ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन डिफरेंट स्टेट्स। इन गाइडलाइंस के हिसाब से एडवेंचर टूरिज्म को पूरे देश में प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इन गाइडलाइंस में 7 पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों को एसेस किया जाएगा। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? मैपिंग ऑफ एडवेंचर साइट्स इन लैंड, वाटर एंड एयर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडवेंचर टूरिज्म ऑपरेटर्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर्स, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन, फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एट साइट लेवल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल ट्रेवल बिहेवियर। ठीक है, यहां पे एक स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट भी होगी जो एनालाइज करेगी रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम को और प्रमोट करेगी एडवेंचर टूरिज्म को। स्ट्रेंथ ऑफ प्रायोरिटी एरियाज फॉर फ्यूचर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी यहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म एक सनशाइन सेक्टर है विच इज बेस्ड ऑन इट्स सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। अगर आप देखो तो 70% आप कह लो हिमालयास और 7000 किलोमीटर की जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वहां पे एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है। इंडिया आप कह लो दुनिया की 1 ऑफ द 3 कंट्रीज है जहां पे हॉट और कोल्ड दोनों प्रकार के डिजर्ट्स पाए जाते हैं। बाकी 2 कौन सी कंट्रीज है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडिया फॉरेस्ट कवर में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट्स में। तो नेचुरली टूरिज्म का पोटेंशियल इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा है और इसमें एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। इंडिया की एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री 2019 में $0.3 बिलियन पे थी, $300 मिलियन पे, और 2028 तक ये $2 बिलियन यानी कि
$2000 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री में साल के बेसिस पे 20% दिख रहा है। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2022 में बनाई थी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, जिसने स्टेट्स की रैंकिंग की बात की थी। एक डे लॉन्ग डिस्कशन भी हुआ था टूरिज्म इन मिशन मोड को लेके, एडवांटेज एडवेंचर टूरिज्म को लेके, सेकंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग सिलीगुड़ी में। तो बेसिकली ये यहाँ पे न्यूज़ है, इतनी न्यूज़ आपके लिए इनफ है। एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है। देखिए इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ना, शायद प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में आपकी बहुत काम की ना हो, बट ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की न्यूज़ को टूरिज्म से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे आंसर में कोट कर सकते हो, और ऐसे में तो वेराइड तरीके से इस प्रकार की न्यूज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं दोस्तों। वीडियो पे लाइक का बटन अब तक ना दबाया हो तो दबा दीजिएगा। चलिए, पंजाब बी वियर द आइडियल्स ऑफ मार्च, क्या बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए 3 डिकेड्स पहले सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था पंजाब में, खालिस्तान के नाम पे सिख रेडिकलिज्म हमको वहां पे देखने को मिला था। उसके बाद से चीजें अमूमन शांत हैं, लेकिन फिर से वहीं पे सिख रेडिकलिज्म की थोड़ी थोड़ी आप कह लो विजिबल लाइनिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। इंडिया के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस कॉमन है, ओके। सिख एक्सट्रीमिज्म का हमें एक फेज देखने को मिला, पहले भिंद्रावाले के फॉर्म में, और अब अमृतपाल सिंह यहाँ पे अपने आप को भिंद्रावाले के लाइन पे मॉडल कर रहा है। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारे सिख ग्रुप्स का ये बोलना है कि अमृतपाल इज नोवेयर नियर टू भिंद्रावाले, बट फिर भी कहीं ना कहीं अमृतपाल के साथ एसोसिएट करके बहुत से सिख यूथ और लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैब्लिश्ड हैं, वो सपोर्ट देते नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली भले ही ये जो भिंद्रावाले के फॉर्म में अमृतपाल अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा हो, ये चीज सक्सेसफुल ना हो पाए, लंबे समय तक ना चले, बट कहीं ना कहीं इससे एक बात जरूर पता चलती है कि वो ग्रुप्स जो एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, KLF खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, इनको एक मौका मिल गया फिर से सामने आने का, फिर से अपनी बातें को बोलने का। इंडिया एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे डाइवर्स रिलीजन है, और इन डाइवर्स रिलीजन के बीच में सामंजस्य बैठा पाना अक्सर कर बहुत मुश्किल होता है। और लेट 1970 से 1990s तक के टाइम काफी डार्क डे थे। एक प्रधानमंत्री को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली मार दी थी, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर एक ऑपरेशन की परमिशन दी थी। तो भले ही यहां पे आप देखो तो भिंद्रावाले वाला फिनोमिना खत्म हो चुका है, बट उसके जो अंडर इफेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सब ISI करवा रहा है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। देखिए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन सिर्फ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे पूरा का पूरा एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसेंशंस हैं लोगों के दिल में, कुछ आप कह लो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, परेशान हैं, उसी के लिए आज की डेट में ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो हमें ये समझने की जरूरत है आज की डेट में कि भाई पॉलिसी मेकर्स को बेसिकली ये कहा जा रहा है, ये समझने की जरूरत है कि नो डाउट पाकिस्तान का ड्रग माफिया पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस खालिस्तानी एजेंडा को ड्राइव करने के लिए पाकिस्तान का ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल है। बट ऑथर बोल रहा है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग हैं पंजाब के अंदर वो कहीं ना कहीं परेशान है। उनके सामने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, और जब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, डिसकंटेंट बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है सरकार की तरफ, और फिर इस गुस्से को कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पंजाब के अंदर सिख रिलीजन के लोगों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन देखने को मिला है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर। पंजाब की पीजेंट्री किसान परेशान है। कुछ हद तक आज की डेट में जो पंजाब में हो रहा है, लोगों का गुस्सा ये जो 3 एग्रेरियन फॉर्म बिल्स आए थे उससे भी उमड़ा हुआ लग रहा है। हद तो तब हो गई जब पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अजनाला नाम के पुलिस स्टेशन को घेर लिया इन लोगों ने, एक मॉम्ड आर्म ने, और इसको लीड कर रहा था ऑपरेशन को अमृतपाल सिंह, जो कि वारिस पंजाब डे का हेड है। अब तो खैर अमृतपाल सिंह को ढूंढा जा रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं, अभी तक मिले नहीं है, बट फिर भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि ड्रग प्रोलिफिकेशन को पंजाब के अंदर खत्म करना, जिसके लिए बहुत हद तक पुराने पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पंजाब के अंदर लोगों की जो परेशानियां हैं, गरीबी, भुखमरी, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। पंजाब को एक प्रॉस्परस स्टेट बनाना है। पंजाब में हमारे देश का एक बड़ा एग्रेरियन लॉट रहता है। ये एग्रेरियन लॉट देश के साथ अपने आप को एसोसिएट करे, ये ना सोचे कि पॉलिसीज के बिहाफ पे इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
अकाल तख्त की ताकत को ओवरऑल एज अ रिलीजियस लीडर हम मेंटेन करके रखें, कोई भी सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन आके अकाल तख्त की ताकत को डिस्टर्ब ना कर पाए, ये बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकर्स के लिए ध्यान रखना। नहीं तो लॉन्ग टर्म में इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में बड़े स्केल पे इंसर्जेंसी वायलेंस हो। G20 का प्रेसिडेंट है इंडिया, और इस समय पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हो रही है पंजाब के अंदर, जो कि इंडिया को एक खराब लाइट में डिस्प्ले करता है। तो बहुत जरूरी है कि भारत सरकार वायलेंट टैक्टिक्स को छोड़ के पाकिस्तान वाले एंगल पे फोकस देने की बजाय एक्चुअली में पंजाब में लोगों की परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करे, उनसे जुड़ने की कोशिश करे। दैट विल ब्रिंग गुड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, क्या बोला जा रहा है भाई? टेलीविजन न्यूज शोज आज की डेट पे हैशटैग पे चलते हैं। मीडिया चैनल्स का अपना अलग हैशटैग है, और वो मीडिया चैनल्स जितने भी ओवरऑल प्रोग्राम चलाते हैं अपने चैनल पे, उनका अलग हैशटैग है। और जब एंकर्स इन प्रोग्राम्स को होस्ट कर रहे होते हैं तो बार बार वो व्यूअर्स को बोलते हैं कि हैशटैग के साथ हमारे प्रोग्राम को आप मेंशन करिए ट्विटर पे, और उसके बाद अपने व्यू पॉइंट दीजिए। तो आज की डेट में इंडियन टीवी मीडिया का एवोल्यूशन सोशल मीडिया के साथ हो रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया के बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो धुंधली हो रही हैं, ब्लर कर रही हैं। ऐसा बोला है एंड्रयू चार्डविक ने, जो कि लॉबोरो यूनिवर्सिटी के हैं, अपनी थ्योरी द हाइब्रिड मीडिया सिस्टम में। हाइब्रिड मीडिया सिस्टम मतलब कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया, डिजिटल मीडिया में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया है, बाउंड्रीज बहुत हद तक ब्लर्ड हो रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक मीन्स प्रोवाइड करते हैं अपने कह लो फॉलोवर्स को, जैसे हम लोग डिजिटल, आप गए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो बेसिकली इन सोशल मीडिया के थ्रू हम ओवरऑल कंटेंट से जुड़ सकते हैं। और यहां पे टीवी चैनल्स का ये टारगेट है कि लोग सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जुड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो एक इंग्लिश टीवी चैनल का यहां पे एनालिसिस किया गया 2021 में, मिड जनवरी से मिड फरवरी के बीच में। यहां पे चैनल का नाम नहीं बताया गया, लेकिन ये इंग्लिश चैनल अपने व्यूअर्स को लगातार ट्विटर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली 22 शोज चलाता था ये इंग्लिश चैनल, जिसमें से 21 शो का अपना अलग यूनिक हैशटैग था। और बेसिकली इस हैशटैग के साथ अपना व्यू पॉइंट देने को इस पर्टिकुलर न्यूज चैनल के एंकर्स व्यूअर्स को बोलते थे। डाटा से यह पता चला कि 9700 यूनिक व्यूअर्स ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने टोटल 25,900 ट्वीट्स की। खास बात यहां पे यह है कि 9,700 में से 66 यूजर्स हैवी यूजर्स थे। 25,900 ट्वीट्स में से 6,500 ट्वीट्स तो केवल इन 66 व्यूअर्स ने की, और इन्हीं 66 व्यूअर्स को लगभग 51.4% रीट्वीट्स भी मिली। रीट्वीट्स थी 41,500। और खास बात दोस्तों ये थी कि ये जो 66 यूनिक व्यूअर्स थे, जो कि सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर चैनल के साथ इंगेज कर रहे थे, ये किसी दूसरे चैनल या किसी दूसरे डिजिटल मीडियम के साथ उतना इंगेज नहीं कर रहे थे। तो इससे पता क्या चलता? पता ये चलता है कि आज के डेट में न्यूज एजेंडा ड्रिवन हो गई हैं। ओवरऑल हर प्रकार का न्यूज तबका अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करता है, और एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के साथ अलग अलग तबके के लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं, और वो उसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते हैं। अमूमन आप इंडिया में देखोगे कि एनडीटीवी की न्यूज एक स्पेसिफिक प्रकार के लोगों को पसंद आती है, जी न्यूज एक स्पेसिफिक प्रकार के लोगों को पसंद आती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर न्यूज में वो पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपील करता है। तो आप एजेंडा के हिसाब से एक न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट कर रहे हो, ना कि अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से, और ये एक सही अप्रोच नहीं है। हैशटैग के थ्रू डिजिटल टीवी मीडिया को जोड़ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल एक पर्टिकुलर एजेंडा के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेना और अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को इग्नोर कर देना, ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। तो टीवी मीडिया डिजिटल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपना एसोसिएशन कर रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये एसोसिएशन हेल्दी होना चाहिए। दिस एसोसिएशन शुड नॉट बी बायस्ड, दिस एसोसिएशन शुड नॉट बी स्पेसिफिक एजेंडा ड्रिवन। ये बातें यहां पे हमको पता चल रही हैं। फिर आगे बात करते हैं फाइटिंग द क्रेमलिन ऑफ टुडे। क्या बात की जा रही है यहां पे? ये आर्टिकल लिखा एंड्री यरमाक ने, ये हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंसी का। आपने देखा डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के अंदर आई हैं, ये इस प्रकार के आर्टिकल्स दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन एक फॉरेन पॉलिसी आउटरीच कर रहा है इंडिया को अंदर, और अलग अलग फैक्ट्स के थ्रू इंडिया को यूक्रेन के साथ रिश्ते अच्छा करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली यूक्रेन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। इनका यह बोलना है कि इंडिया का जो ग्रेटेस्ट लिटरेचर है यूक्रेन में एक अनयूजुअल वे से पहुंचा है। लेट 19th सेंचुरी में लार्सिया कोसाक नाम की एक यंग वुमेन को उसके अंकल ने एक गिफ्ट दिया। उसके अंकल एक यूक्रेनियन इंटेलेक्चुअल थे। वो गिफ्ट था फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा।
ऋग्वेदा इंडिया का एक सेक्रेट हिंदू टेक्स्ट है। इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन दिया गया लाक्सिया कोसाक को। लाक्सिया कोसाक खुद में एक बहुत ही ब्रिलियंट पोएट थी 10 भाषाओं की। उन्होंने ओवरऑल इस पर्टिकुलर ऋग्वेदा के फ्रेंच वर्जन को यूक्रेनियन भाषा में बदला, ठीक है ना। और बेसिकली यूक्रेनियन भाषा का जो ऋग्वेदा ट्रांसलेशन है वो कुछ हद तक आज की डेटों में यूक्रेनियन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं इंडियन लिटरेचर यूक्रेन के इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब ओवरऑल यूक्रेन बोल रहा है कि इस समय पे यूक्रेन के लिए थोड़े मुश्किल दिन है। रशियन मिसाइल्स उनकी सिटीज को बॉम्ब कर रहे हैं, रशियन सोल्जर्स उनके बच्चों को चुरा रहे हैं, जो यूक्रेनियन वॉइसेस हैं वो सिंपैथेटिक ईयर्स को ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है वो यूक्रेन में बहुत ज्यादा बड़ी है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की बड़ी परेशानियों को यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की है यूक्रेन के लिए। ये सारी बातें ऑथर की सही है, कुछ भी वो गलत यहां पे नहीं बोल रहे हैं। अब यहां पे ये भी बोल रहा है यूक्रेनियन, ये जो हेड ऑफ द ऑफिस हैं, इनका ये कहना है कि रशिया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज के साथ रिश्ते बनाना चाह रहा है, जैसे चाइना हो गया, जैसे इंडिया हो गया। ये बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंडिया का रशिया के साथ लंबे समय तक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन पुराने रशिया में और आज के रशिया में बहुत फर्क है। आज का रशिया बेलिजरेंट हो चुका है, आज का रशिया व्लादिमीर पुतिन के अंदर टोटलिटेरियन हो चुका है। और यूक्रेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ वाकया रखता है कि आज का एरा जंग का एरा नहीं है। बट इंडिया के कहने के बावजूद भी रशिया के कानों पे जू नहीं रेंग रही। आज भी रशिया की मिसाइलें यूक्रेनियन घरों को तबाह कर रही हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स, फ्लैट सब तबाह कर दिए गए। डिटेल्ड मैसेकर है, रशियन सोल्जर्स टॉर्चर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं यूक्रेनियन लेडीज का। जो फॉर्मर कन्विक्ट्स हैं, कैदी हैं रशिया के अंदर, उनको मिलिट्री सर्विस में प्रेस किया जा रहा है। मतलब यूक्रेन की टेरिटरीज में घुस के रशियन ट्रूप्स अत्याचार कर रहे हैं, बेहिसाब अत्याचार कर रहे हैं। यूएन ने 40,000 एलिज्ड रशियन वॉर क्राइम्स को यहां पे डॉक्यूमेंट किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग ने अरेस्ट वारंट निकाला है पुतिन के अगेंस्ट और उसके ऑफिशियल के अगेंस्ट। और बेसिकली समय समय पे व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर अटैक के थ्रेट्स, धमकियां देता रहता है। कोई भी सेन, डिसेंट और समझदार लीडर ऐसा नहीं करेगा। तो बेसिकली अपने पुराने फ्रेंड्स, मतलब रशिया ने अपने पुराने फ्रेंड्स चाइना, इंडिया, इनको धोखा दिया है। और इस धोखे के बावजूद चाइना, इंडिया को भी समझना चाहिए कि रशिया इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर। इनफैक्ट यहां पे ये कह रहे हैं कि इस समय पे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी रशिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह नहीं देखते, एक टायरेंट की तरह देखते हैं जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन बोल रहा है कि हम रशिया के साथ वॉर नहीं चाहते हैं। हम भी इंडिया वाली अप्रोच रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम पलट के यहां पे जवाब देंगे। यूक्रेन के लीडर यहां पे बोल रहे हैं कि रशिया ने अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है रशिया, लायक ही नहीं है रशिया। बट जैसा कि मैं पहले की वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कि रशिया को टेक्निकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से निकाला ही नहीं जा सकता। रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मेरे नाम हर्षित दीदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, वो पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस और उसका सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट हो चुका है, वो मैंने वहां पे आपको समझाया। फिर ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया की वसुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। ज़ेलेंस्की साहब भी ये बार बार बोल चुके हैं, G20 समिट में हम इंडिया की लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ आइए, रशिया जैसे टायरेंट कंट्रीज के साथ मत काम करिए। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है भाई। और फाइनली मिसयूज ऑफ डिटेंशन पावर्स। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन की यहां बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक पर्टिकुलर केस में ये ऑब्जर्वेशन दिया कि डिटेंशन लॉज इंडिया के अंदर एक कॉलोनियल लिगेसी है और ये स्टेट के ऊपर आर्बिट्री पावर्स देते हैं। बेसिकली पर्सनल लिबर्टी के लिए एक थ्रेट है। बहुत डेकेड से एपेक्स कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के वेल डॉक्यूमेंटेड फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किस प्रकार से डिटेनीज की राइट्स को वायलेट किया जाता है। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जब किसी को बंद कर दिया जाता है तो बंद करने के प्रेमाइसेस को सुप्रीम कोर्ट नहीं खंगालता है। सुप्रीम कोर्ट बस ये देखता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को फॉलो किया गया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, बस यही चेक करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये कभी नहीं देखता है कि एक्चुअली में प्रिवेंटिव डिटेंशन जिस रीजन से हुआ है वो रीजन भी सही है कि नहीं सही है। और उसके चलते कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन जितने समय के लिए होता है उससे ज्यादा समय के लिए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी जाती है, उससे उसके राइट्स का हनन होता है। प्रॉपर ग्राउंड्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते डिटेंशन के। जब डिटेंशन डिस्क्लोज किए भी जाते हैं तो एक ब्लर्ड, एक इलेजिबल कॉपी दे दी जाती है, कई बार वो इंसान समझ नहीं पाता। बहुत सारे लोग तो ओवरऑल कोर्ट में जाते नहीं। तमिलनाडु के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का बहुत गलत प्रकार से इस्तेमाल हुआ है। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक आदमी सब स्टैंडर्ड चिली सीड्स बेच रहा था, तो उसको गंडा डिक्लेयर करके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। खास बात यह है
कि 2011 से लेकर 2021 में सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस तमिलनाडु के अंदर देखने को मिले। तमिलनाडु के अंदर गुंडाज एक्ट है जिसमें बूटलेगर्स, स्लम ग्रैबर्स, फॉरेस्ट ऑफेंडर्स, वीडियो पायरेट, सेक्स ऑफेंडर, साइबर क्रिमिनल सबको उठा के जेल में बंद कर लिया जाता है। और बहुत सारे केसेस प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर तमिलनाडु में लेजिबल भी नहीं है, सही भी नहीं है, दे आर प्रोन टू वाइड स्प्रेड मिसयूज। तो भले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि क्राइम को कर्ब करने के नाम पे सरकार एफिशिएंट पुलिसिंग करने की बजाय अपने मन मुताबिक किसी को भी उठा के जेल में डाल रही हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रही है। प्रोसीजरल सेफगार्ड चेक करने के साथ जुडिशरी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरिट ऑफ द केस को चेक करें। वो चेक करें कि क्या सच में एक इंसान जेल में डालना डिजर्व करता था प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।